बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल साइंस। तो स्टूडेंट हम क्लिनिकल साइंस में स्टार्ट कर चुके हैं गायनी एंड ओब्स को अलोंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम द बेसिक साइंस फर्स्ट स्टेप वन। लास्ट टाइम जो आप लोगों ने टॉपिक डिस्कस स्टार्ट किया हुआ था वो एमेनोरिया के बारे में स्टार्ट किया था। एमेनोरिया की काफ़ी एक्सटेंसिव एक ये आपके पास टॉपिक है, ठीक है। और इसमें आपने इसको डिवाइड किया प्राइमरी एमेनोरिया में, सेकेंडरी एमेनोरिया में। प्राइमरी एमेनोरिया को आपने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, ग्रेटर डिटेल में डिस्कस किया, विद कंसेप्ट, विद पॉइंट्स, विद एग्जाम ओरिएंटेड भी आपने डिस्कस किया। आपने जनाब अली हॉस्पिटल ओरिएंटेड भी उसको किया और टास्क ओरिएंटेड भी उसको आपने कवर किया, ठीक है। तो दो तीन बातें बिफोर गोइंग टू इन प्राइमरी टॉपिक वी विल बी डिस्कस हियर 3 से 4 टर्म्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, प्लीज आपके पास ना दो तीन चीजें आपने याद रखनी है। हमारा जो आज का प्राइमरी टॉपिक होगा वो है सेकेंडरी एमेनोरिया, और सेकेंडरी एमेनोरिया काफी डिटेल में होगा आपके पास ये भी टॉपिक। तो आप लोगों ने जब बात करी थी, ये एक नोट लिख लें, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये दो तीन बातें आपको जो है ना नजरों समायतों में होनी चाहिए। एक आपके पास क्या है कि जी देखें, आपने पढ़ा था कि प्राइमरी एमेनोरिया, ये तो आप लोगों ने बात की, प्राइमरी एमेनोरिया की आप लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा, प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब ये था कि मुझे एक बात बताएं डॉक्टर सामा, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, क्या इसमें मिनारकी आती है? हाँ जी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या इसमें मिनारकी होती है कि नहीं होती? बताएं ना, क्या इसमें फीमेल को फर्स्ट मेंसेस आता है? नो भाई, नो मिनारकी। इसमें मिनारकी वाला जो कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, मीनारकी, नो मिनारकी, ठीक है। मिनारकी का आप लोगों ने बात की है। अच्छा, अब दो बातें थी इसमें ना, आपने प्राइमरी एमेनोरिया का डायग्नोज कुछ यूं बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, ये जस्ट 2 से 3 टर्म्स आपने याद रखनी है। अगर फीमेल की जनाबेली एज जो है वो 15 ईयर्स ओल्ड है, कितने? 15 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, प्लस जनाबेली उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है प्रेजेंट, ठीक होगा जी, वो प्रेजेंट है, ये बात आपने की थी। अच्छा, जब ये प्रेजेंट है, एक तो ये बात आपने करी, और अगर इसमें आपके पास सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जनाबे अली क्या है? हाँ जी सुन ले, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, लेकिन इस एज पे भी उसको मिनारकी नहीं है, तो इसको आप क्या कहते हैं? प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। अगर इन केस एक फीमेल है जनाबे अली, उसकी एज है 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 13 ईयर्स ओल्ड, प्लस उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो एब्सेंट है अभी तक। ये मतलब कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स आप लोग जानते हैं ना फीमेल के, ब्रेस्ट का जनाब अली क्या होना? फीमेल ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, ठीक है। अच्छा, जब ये जनाब अली आपके पास क्या होंगे? अच्छा, जब एब्सेंट हो गए और इस एज में भी अगर मिनारकी नहीं आई, तो फिर भी आपके पास जो डायग्नोज होगा वो प्राइमरी एमेनोरिया होगा। ये दो बातें आप लोगों ने पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट समझ आ गया। अगर एक फीमेल है, उसमें जनाबे अली उसकी एज 15 ईयर्स है और स्टिल उसको मिनारकी नहीं आई और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, तो आपके पास प्राइमरी एमेनोरिया। अगर एक फीमेल है, उसकी 13 ईयर्स एज है और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है और इसको मिनारकी नहीं आई 30 ईयर्स, इसको भी आप प्राइमरी एमेनोरिया कह रहे हैं। अब बात आ जाती है जी सेकेंडरी एमेनोरिया पे, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी एमेनोरिया, ये तो हमारे पास टॉपिक है, एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। अच्छा, जब बात आती है सेकेंडरी एमेनोरिया पे, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसमें आपके पास मिनारकी आई होगी कि नहीं आई होगी? मुझे ये बताइए, यहाँ पे मिनारकी, हाँ जी, मीनारकी, मिनारकी जनाबेली ऑलरेडी डन, मिनारकी पास। भाई इसमें जो है ना सेकेंडरी एमेनोरिया में उसको मतलब कि मेंसेस तो पहले से आ रहे होंगे, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक आपके पास लफ्ज होता है मेनोपॉज, आपके पास ये पॉइंट कुछ आपने याद रखना है। मेनोपॉज, और मेनोपॉज आप लोग जानते हैं ना, मेनोपॉज की जो फिजियोलॉजिकली आपके पास पीरियड है, जो टाइम है, वो आपके पास क्या है? मतलब कि ये 50 अराउंड अबाउट आपके पास 15 ईयर्स एज पे ना, हाँ जी, 15 ईयर्स ओल्ड पे जाके जनाबे लिए ये मेनोपॉज आपके पास आ जाता है फिजियोलॉजिकली, ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद अब आपने ये देखा कि भाई मिनारकी है, फिर फिजियोलॉजिकली इस फीमेल को मेनोपॉज है, फिर आपने मेनोपॉज को देखते हुए दो चीजें देखनी है। मेनोपॉज को देखते हुए फिर आपने दो चीजें, अगर अगर मेनोपॉज के दरमियान में जनाब अली मेंसेस आपके पता के स्टॉप होते हैं, तो आपने देखना है कि मेंसेस साइकिल इसका क्या
क्या, अच्छा, इन 15 ईयर्स के दौरान आपने ये दो चीजें देखनी होती हैं, क्या इसके जनाबेली मेंसेस जो है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो रेगुलर है कि इरेगुलर है, फिर आपने ये दो चीजें देखनी होती हैं। तो एक आपके पास होता है, दो चीजें आपने देखनी है, अगर तो रेगुलर मेंसेस हैं, अगर तो इसके बिल्कुल रेगुलर मेंसेस चल रहे थे, रेगुलर मेंसेस चल रहे थे, और या फिर इसके क्या थे, इरेगुलर मेंसेस चल रहे थे, इरेगुलर जनाबेली क्या चाह रहे थे, मेंसेस चाह रहे थे, ठीक होगा जी। अगर तो किसी फीमेल के रेगुलर मेंसेस चाह रहे थे, लेकिन फॉर द 3 मंथ्स, अब उसके मेंसेस आ ही नहीं रहे, ठीक होगा जी। ये अब आपने पॉइंट देखना है कि 3 मंथ्स ड्यूरिंग रेगुलर मेंसेस, या फिर आप लिखें रेगुलर मेंसेस, देन फॉर द 3 मंथ्स जनाबेली उसके क्या है, 3 मंथ्स मेंसेस अब उसके क्या हो गए हैं जी, स्टॉप है। फ्रॉम द 3 मंथ्स अब उसके जो मेंसेस हैं वो स्टॉप है। तो डायग्नोस आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी एमेनोरिया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, अगर एक फीमेल है ना, उसके बिल्कुल रेगुलर मेंसेस आ रहे थे, तो फिर वो कहती है कि डॉक्टर साहब पहले तो मेरे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब तकरीबन 2 से 2.5 माह हो रहे हैं तो मुझे ना मेंसेस नहीं आ रहे, ठीक है, मेरे मेंसेस मतलब पहले ठीक था अब नहीं ठीक। अब फिर आप इसका जो डायग्नोस करेंगे ना, वो आपके पास क्या होगा, वो सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, सेकेंडरी एमेनोरिया। लेकिन जो बुक लिखती है आपके पास, और ये भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर किसी फीमेल के इरेगुलर मेंसेस हैं, तो जनाब अली आप कंसेक्टिव 6 मंथ के लिए, ठीक है, 6 मंथ से आप उसके जो है ना, 6 मंथ से मेंसेस उसके स्टॉप हैं, ठीक है, अब उसके 6 मंथ से जो मेंसेस हैं वो क्या है, वो स्टॉप है। तो इसको भी फिर आप जो डायग्नोस देंगे ना, वो आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, देखें 4 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए, पहले मैंने प्राइमरी एमेनोरिया की बात की, फिर मैंने सेकेंडरी एमेनोरिया की बात की, मैंने फिर कहा कि सेकेंडरी ये जो मिनारकी है, मिनारकी आपके पास स्टॉप होती है फिजियोलॉजिकली, जिसको आप मेनोपॉज कहते हैं 15 अराउंड अबाउट 15 ईयर्स पे जाके। अगर इस 15 ईयर के दरमियान में भी फीमेल के रेगुलर मेंसेस हो सकते हैं, इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं। अगर किसी फीमेल के रेगुलर मेंसेस है लेकिन 3 मंथ से अब उसके मेंसेस नहीं आ रहे, सेकेंडरी एमेनोरिया। अगर किसी फीमेल के जनाबेली 15 ईयर से बिल्कुल जो मेंसेस है वो इरेगुलर चाह रहे थे, कभी आगे कभी ना, फिर अगर अब उसके जनाबेली फॉर द 6 मंथ्स उसके जो मेंसेस वो स्टॉप है, तो इसको भी आप सेकेंडरी एमेनोरिया कहेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज, आगे बात करते हैं। हाँ जी प्लीज। तो हेडिंग दे दें आप जी, आप लोग पहले हम लिखेंगे, फिर देन हम ये CK2 से जो है ना इसको करेंगे, रीड करेंगे। ये बुक जो आपके पास CK2 की है, टॉपिक का नाम दे दें सेकेंडरी एमेनोरिया। टॉपिक का नाम आपके पास क्या है, सेकेंडरी, ये 2 डॉट का मतलब है सेकेंडरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया। अच्छा जी, अब ये जो सेकेंडरी एमिनोरिया है, इसकी लिखें सबसे पहले डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक। देखें स्टेप बाय स्टेप आपने पॉइंट लिखने हैं, कोई भी पॉइंट आगे पीछे नहीं करना, काफी ब्यूटी के अंदर इस टॉपिक को आपने करना है। तो देखें प्लीज, एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एब्सेंस ऑफ मेंसेस for more than 6 months, for more than 6 consecutive months, 6 consecutive 6 consecutive months, ठीक हो गया जी। तो 6 consecutive months in women, in women, in women who have, लिख लें प्लीज, who have passed मिनारकी, who have passed मिनारकी, जिसको पहले जनाबेली मिनारकी ऑलरेडी आ चुकी हो, ठीक होगा। ये इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू CK2। फिर मैंने जब आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेशन करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था सेकेंडरी एमेनोरिया के रिलेटेड, और आप लोगों ने वहां पे एक डेफिनेशन लिखी थी, अगर आपको याद हो, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लिख लें प्लीज, सीजेशन, सीजेशन ऑफ menstruation, cessation of menses या maturation, ठीक हो गया जी, for more than 6 months, for more than 6 months after it has be established, it has be established जनाबेली। हाँ जी, देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक दफा अगर मनारकी आपके पास स्टिब्लिश हो जाए,
अगर तो एक दफा ये मतलब कि मेंसेस स्टार्ट हो जाए तो वो फिर उसके बाद अगर फॉर मोर देन 6 मंथ अगर स्टॉप हो जाते हैं मेंसेस, उसको आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। तो मनार्की तो आपके पास स्टार्ट होती है, जब मनार्की स्टार्ट हो जाती है तो मीन के अगर तो मनार्की स्टार्ट ही नहीं होती, पहली बात, अगर मनार्की स्टार्ट ही नहीं होती तो वो आपके पास प्राइमरी एमेनोरिया होता है। अगर एक दफा एस्टेब्लिश हो जाए मनार्की तो उसके बाद अगर मोर देन 6 मंथ के लिए एब्सेंस आ जाए मेंसेस, किसी फीमेल की कंप्लेन आ जाए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, तो उसको आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। ये डेफिनेशन है, ये इसका थोड़ा सा तारुफ है, बाकी आगे बात करते हैं। मेरे ख्याल में आपको डेफिनेशन क्लियर है। फिर बात करते हैं जी अकॉर्डिंग टू बुक की, आपकी इसको लेके चलते हैं CK2 के मुताबिक की। तो देखिएगा जरा, इसमें आप लोग लिखें इटियोलॉजीज। अब भाई इसके पीछे कुछ रीजंस होंगी ना, आप लोगों ने इटियोलॉजीज को देखना है, इसके काजिस को देखना है कि भाई ये सेकेंडरी एमेनोरिया कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो काज करवा रही है, ठीक है। इसके काजिस को तकरीबन हम 9 से 10 पॉइंट्स के अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो बुक ने दरअसल लिखा उन्होंने भी पॉइंट में है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना आगे पीछे एक तरह से किया हुआ है। बाकी हम इसको देते हैं एक तरतीब। नंबर 1 पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी, एक MCQs आता होता है। नंबर 1 आप लोग लिखें फिजियोलॉजिकल इटियोलॉजीज। पहले आप लोग लिख लें कि फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इटियोलॉजीज, फिजियोलॉजिकल इटियोलॉजी। एक आपके पास फिजियोलॉजिकली जनाब अली इसका लीडिंग काज है इस किस चीज का, सेकेंडरी एमेनोरिया का। यही MCQ आता है, पता है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, ये आपका हॉस्पिटल में भी पूछा जाता है, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर लगाएं यहाँ पे MCQs। भाई इसके लिए MCQs इसके लगा लें। तो आप लोग लिखेंगे कि भाई प्रेगनेंसी, नंबर 1 आपके पास क्या है, प्रेगनेंसी। अब मुझे आप लोग खुद ही बताएंगे अपनी कॉमन सेंस से, ये प्रेगनेंसी वाला जो है ना, प्रेगनेंसी इज अ लीडिंग कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया वर्ल्ड वाइड। तो ये लिख लें, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इज इज एन लीडिंग कॉज, इज एन लीडिंग कॉज, ये एक लीडिंग कॉज है किस चीज का, सेकेंडरी एमेनोरिया का, इज एन लीडिंग कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया वर्ल्ड वाइड। ये तो भाई वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया में यही आपके पास, मतलब कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखें, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मुझे आप लोग बताएंगे क्या प्रेगनेंसी, जब जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है उसके दौरान किसी फीमेल को मेंसेस आएंगे, किसी लेडी को मेंसेस आएंगे, मुझे ये तो बताएं। हाँ जी। तो भाई अगर किसी फीमेल के आपके पास हॉस्पिटल में आती है, तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपका फिर सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं होगा कि क्या आपने कहीं न्यूली मैरिड तो नहीं है, क्या आपने न्यूली कहीं आपकी शादी तो नहीं हुई है, आपने कहीं बेबी बर्थ का प्रोग्राम तो नहीं है, ठीक है, किया हुआ, इस तरह कंसीव का प्रोग्राम तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने, हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन फिर कहीं आपने प्रेगनेंसी तो नहीं मतलब कि क्या रही, ठीक है, प्रोग्राम बनाया होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता नहीं, ये 9 मंथ का ये जो ड्यूरेशन है ना, इसके दौरान फिर मैसेज नहीं आते, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। इसलिए देखें, हम इनकी एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोटोकॉल है जो इसके लिए करते हैं। आप लोग वो MCQ लिख लें, MCQ तो आपके पास आता होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक MCQ है, 1 लाइन MCQ है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो 100% आपके पास आना चाहिए आपको कि भाई फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, आपके पास जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है इन सेकेंडरी एमेनोरिया, इन सेकेंडरी एमेनोरिया, तो आपके पास क्या होगी, बताएंगे प्लीज, बताएं ना। फर्स्ट लाइन जो आपके पास इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, बताएंगे। बीटा लिख लें जी, बीटा HCG। बीटा HCG का मतलब देखें, इसका मतलब है ह्यूमन, ह्यूमन कोरियोनिक, कोरियोनिक, ह्यूमन कोरियोनिक गनेडोट्रोफी, गनेडो गनेडोट्रोफिक। देखें, याद रखें कि आप लोग ना इसमें ये जो बीटा एससीजी टेस्ट करते हैं, बीटा
एसजीजी टेस्ट आप लोग करते हैं, आपको पता है ना बीटा एसजीजी आपके पास ये प्रोड्यूस होता है जनाब प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा आपको पता है फिर वो नरिशमेंट कर होता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप प्रेगनेंसी की बात करेंगे वहां पे, और ये आप लोगों को सारा का सारा जो पॉइंट है इससे पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, अच्छा जी नंबर 2 पे फिजियोलॉजिकली, अगर एक जनाबे अली फीमेल जो है ना, हाँ जी लैक्टेशन पे है, तो लैक्टेशन इज आल्सो वन ऑफ द, हाँ जी लैक्टेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। लैक्टेशन इतना कोई मतलब कि वो वैलिड वैलिड पे नहीं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेगनेंसी, उसके बाद एक पॉइंट फिजियोलॉजिकली आपके पास भी, जब किसी को मेनोपॉज होगा, भाई किसी को अगर मेनोपॉज होगा तो वो भी फिर उसको मेंसेस आएंगे? नो, नहीं आएंगे। इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। ये जो पहला पॉइंट है ना आपके पास फिजियोलॉजिकली इटियोलॉजी है, इसमें आपके पास जो प्रॉपर एक जो है मतलब के हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। ये है जी नंबर 1 इटियोलॉजी जो कि फिजियोलॉजिकली इटियोलॉजी है। अब आप लोग हेडिंग दे दें नंबर 2 पे। नंबर 2 पे जो आप पॉइंट लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे, देखें आई नो कि फर्स्ट एड जो CK2 है उस पे पहला पॉइंट उनका भी वही आपके पास क्या है, प्रेगनेंसी है। दूसरा ओबेसिटी है। तीसरा ओवरी के बारे में। 4 नंबर पे हाइपोथैलेमस है। थर्ड पे क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है। फिफ्थ पे क्या थायराइड ग्लैंड है। 7 पे क्या यूट्रस है। तो इंशाल्लाह एट द एंड ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं ऑब्स्टेट्रिकल, लिखें प्लीज, ऑब्स्टेट्रिकल ऑब्स्टेट्रिकल इटियोलॉजी। भाई कुछ ऑप्स के रिलेटेड भी आपकी मतलब के इटियोलॉजीज आ जाती हैं। अब उन इटियोलॉजीज में आपके पास क्या है वो आप लोग लिखेंगे जिस तरह के आपकी बुक ने इसको लिखा हुआ है। बुक की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने लिखा हुआ है यूट्रस के हिसाब से, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है यूट्रस के हिसाब से, तो ये भी आपकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूट्रस के रिलेटेड या ऑब्स्टेट्रिकल इटियोलॉजी आपके पास सबसे पहला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई आशरमैन सिंड्रोम, लिख लें प्लीज, आशरमैन आशरमैन सिंड्रोम। आशरमैन सिंड्रोम आप लोग बेसिक साइंस में भी बात करते हैं। जब आप यूट्राइन कंडीशन देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक टॉपिक है यूट्राइन कंडीशन, यूट्राइन कंडीशन के अंदर ये टॉपिक लिखा हुआ है आशरमैन सिंड्रोम। तो आशरमैन सिंड्रोम बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इसके रिलेटेड खूबसूरत सी लाइनें लिखें और ताकि आप लोगों को और याद भी रखें इन लाइनों को। देखना आप लोगों ने प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे के आशरमैन सिंड्रोम एक कॉम्प्लिकेशन है, लिख लें प्लीज, कॉम्प्लिकेशन 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 ऑफ डीएनसी। डीएनसी जो करते हैं ना, डायलेशन एंड क्यूरिटच और सफाई, इसको ना सिंपल लफ्जों में कहते हैं भाई, मैंने अब बीबियां कहती हैं ना कि सफाई करवाई, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीएनसी बाय बाय शार्प शार्प क्यूरिटेज क्यूरिटेज। तो शार्प क्यूरिटेज जनाब अली इससे जो है ना डीएनसी मतलब कि एक तरह से, ठीक है। तो देखें इसकी वजह से एंडोमेट्रियल की जो लेयर है ना, बेसल लेयर जो है वो आपके पास डैमेज हो जाती है। तो एंड लीड टू, इसमें आप लिखें शार्प क्यूरिटेज लीड टू, इसमें क्या आता है, एंड लीड डैमेज डैमेज ऑफ बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियल, बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। अभी मैं डायग्राम भी आपको ये ड्रा करके बताता हूँ। एंडोमेट्रियम, ठीक हो गया जी। एंड फॉर्मेशन ऑफ एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियल एडहियन एडहियन। अब ये एडहियन बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इसकी बात करता हूँ। ये आपकी बुक में एडहियन भी लिखा जाता है, इसको यूट्राइन एडहियन भी कहते हैं, इसको एडहियन भी कहते हैं, इसको स्कार टिश्यू भी कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा
इसको स्कार टिश्यू भी एक तरह से कहते हैं, या फिर इसको इंट्रा यूट्राइन एडहियन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इंट्रा यूट्राइन ऑफ एंडोमेट्रियल, बल्कि अब आपने एडहियन लिखा है, आप इसके सामने लिख लीजिएगा, एक लफ्ज ये भी लिखा होता है इंट्रा यूट्राइन एडहियन, इसको इंट्रा यूट्राइन एडहियन भी कहा जाता है। ठीक होगा जी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। देखें, जब एंडोमेट्रियम डैमेज होगी ना, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो डैमेज होती है, तो मेंसेस में आपके पास जो है ना प्रॉब्लम होती है। अब एक साइड पे पहले तो देखें, दो तीन बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ यहाँ पे इसके रिलेटेड ही। बेसिकली ना आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये देखें, ये है ना आपके पास फ्लोपियन ट्यूब्यूल, फंडस फ्लोपियन ट्यूब्यूल, यहाँ पे आपके पास जनाब अली, हाँ जी, बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ऐसे बर्थ कनाल, यहाँ पे वजाइना। अब इधर आप लोग क्या करेंगे जनाब अली, दो कंडीशंस यहाँ पे आपने पढ़नी है, ठीक है, दो कंडीशन पढ़नी है, इसलिए डायग्राम एक साइड पे ना अच्छी सी बना लीजिएगा प्लीज। ओके, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक लेयर है, जो इनर लेयर है, मोस्ट इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, ऐसे ही है ना, उसको आप लोग क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम की आगे कितनी कितनी दो लेयर, आगे कितनी लेयर्स हैं, दो लेयर्स हैं। एक वो लेयर जो इनसाइड, इसको कहते हैं फंक्शनल लेयर, एक को कहते हैं जी आपके पास फंक्शनल लेयर, और दूसरी को कहते हैं बेजल लेयर। एक आपके पास कौन सी लेयर है, इसको कहते हैं बेजल लेयर। ये आप लोगों को पॉइंट पर, अब बेजल लेयर की साइड पे एक लेयर होती है, उसका नाम है मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ये आपके पास कौन सी लेयर है, इसका नाम है मायोमेट्रियम, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये इस पे आपने दो तीन बातें सीखनी है। अच्छा, अब ये जो आपके पास है ना जनाब अली, यहाँ पे इधर आपके पास जो है ना वेसल्स हैं, और इन वेसल्स को आप क्या कहते हैं, मुझे बताएं ना प्लीज। ये छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, इन वेसल्स को आप क्या कहते हैं, जो कि बेजल लेयर के साथ अटैच होती हैं। इन वेसल्स को आप क्या कहते हैं, जो मेंसेस के दौरान जनाबली शेड भी करती हैं, इनको कहते हैं स्पाइरल आर्टरीज। क्या कहते हैं इनको, स्पाइरल आर्टरी। और ये आप लोगों ने बड़ी डिटेल में बात भी की थी मेंसेस के अंदर। अच्छा जी, अब आते आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि आपके पास जनाबे अली ये जो बेजल लेयर है ना, बेजल लेयर की एडहियन हो जाती है इस मायोमेट्रियम के साथ, इसके साथ क्या हो जाती है, मायोमेट्रियम के साथ एडहियन हो जाती है। मतलब क्या कि इसके साथ आपके पास जो है ना वो मतलब के एक तरह से स्कारिंग बन जाती है यहाँ पे फिर। ठीक हो गया जी। तो इस एडहियन को आप क्या कहते हैं, आस्टरमैन सिंड्रोम, इसको आप क्या कहते हैं, आस्टरमैन सिंड्रोम। ठीक होगा जी। तो जब इसकी एडहियन होती है ना, तो उस टाइम ये बेजल लेयर की जो है ना आपके पास डैमेजिंग होती है। जब इसकी डैमेजिंग होती है तो फॉर्मेशन होती है, ये आप लोगों को एक तरह से पता होना चाहिए। ठीक होगा जी, ये एक पॉइंट। आस्टरमैन आगे आगे और भी इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। अब आप लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये जो डैमेजिंग होती है ना, इसकी करते हैं सफाई। फिर क्या करते हैं, सफाई, मतलब जिसको आप डीएनसी कहते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग दे दें, एक नोट लिखें प्लीज, एक साइड पे लिख ले नोट, छोटा सा नोट लिखें, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, लिखें इंडिकेशन ऑफ डीएनसी। छोटा सा एक पॉइंट लिख लें, इंडिकेशन, इंडिकेशन फॉर डी एंड सी। डीएनसी का मतलब लिख लें भाई, इसकी डायलेशन, डायलेशन एंड क्यूरी टच, डायलेशन एंड क्यूरी टच, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अच्छा जी, अब कौन कौन सी इंडिकेशन हो सकती हैं आपके ख्याल में, भाई मुझे एक बात बताएं, आप लोगों के ख्याल में अगर इबॉर्शन, क्या ख्याल है, इबॉर्शन में सफाई करवानी पड़ सकती है कि नहीं कर सकती, हाँ जी, इबॉर्शन के अंदर, या फिर इनकम्प्लीट मिसकैरेज, इसको आप लिख सकते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मिसकैरेज, इसमें भी आपके पास ये पॉइंट आ जाता है। फिर जनाब अली आपके पास आ जाती है, हाँ जी, रिटेन्ड लिख लें,
evacuate retained placenta post childbirth क्या ख्याल है भाई? अगर प्लेसेंटा अंदर रह जाता है उसके बाद भी फिर डीएनसी करनी पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे क्या है, अगर कोई पोलिप्स है तो फिर भी डीएनसी करनी पड़ सकती है। यूट्राइन जनाबे कोई पोलिप्स अगर, अच्छा जी, अगर मतलब के अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, भाई अर्ली प्रेगनेंसी अगर किसी की पहली फेलियर हो जाती है तो फिर उसमें भी करनी, एक तरह से वही आ जाता है ना, अबॉर्शन ही आ जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसको ना कभी कभार इसको लिखा जाता है एवैक्यूलेट रिटेन प्लेसेंटा पोस्ट चाइल्ड बर्थ। एक तो ये है, इसको लिखते हैं रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अगर कोई भाई कोई प्रोडक्ट यूट्रस में रह जाते हैं फिर भी मतलब आपको डीएनसी करनी पड़ती है, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फिर आगे देखें, उसके बाद है जी, अच्छा हिस्टेक्टमी, जब आप कोई सी सेक्शन कर रहे होते हैं, सी सेक्शन के दौरान अगर कोई आपकी कोई चीज रह जाती है, हाँ जी, सी सेक्शन के दौरान, जी बिल्कुल, ये हेडिंग है आपके पास ना, अगर कोई भाई सी सेक्शन के दौरान कोई चीज रह जाती है तो उसको एक नाम दिया जाता है इस्मोसील, ठीक होगा जी। तो डिफेक्ट फ्रॉम हिस्टेक्टमी एट टाइम ऑफ सी सेक्शन, ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट एक तरह से पता होना चाहिए, इसके सामने लिख लीजिएगा डिफेक्ट फ्रॉम हिस्टेक्टमी एट टाइम ऑफ सी सेक्शन। तो ये भी आपके पास एक इंडिकेशन है किसके लिए, फॉर द डीएनसी। अच्छा, अगर आप जनाबेली करें इंट्रा यूट्राइन, हाँ जी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कोई मतलब कि इंस्टॉल करें, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अगर आप मतलब कि दें तो उसको री ट्रेवल करवाने के लिए आप लोग डीएनसी कर सकते हैं, ठीक है, ये एक इंडिकेशन आपके पास है। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव डिवाइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अगर किसी को यूट्रस का कैंसर होता है तो उसके अंदर मतलब कि अगर कुछ चीजें रह जाती है उसमें डीएनसी आपके पास, ये डिफरेंट आपके पास इंडिकेशन है फॉर द डीएनसी। और डीएनसी की इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज नोन एज आशरमैन सिंड्रोम। आशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके पास जनाब अली बेसल लेयर जो है ये आपके हड्डियों का मायोमीट्रियम के साथ, जिसको फिर आप लोगों के पास ये पॉइंट आ जाते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। अब ना ये तो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब फ्रॉम द बेसिक साइंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक टॉपिक आप लोग करने जा रहे हैं, टॉपिक का हेड नाम दे दे, लिखें जी स्टेप वन। अब आप लोग स्टेप वन से एक टॉपिक करने जा रहे हैं और वहां पे टॉपिक आपके पास है यूट्राइन कंडीशन, वो आप लोग इंशाल्लाह सारी की सारी करेंगे ड्यूरिंग गायनी एंड ओव्स। और यूट्राइन आपके पास जो कंडीशंस है उसमें एक कंडीशन है आशरमैन सिंड्रोम। अब आप आशरमैन सिंड्रोम को बेसिकली करने जा रहे हैं कहाँ से, बेसिक साइंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये टॉपिक आपने लिख लेना साइड पे स्टेप वन से। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, नंबर वन जो आपके पास पॉइंट होगा आशरमैन सिंड्रोम में, आप लिखें यूट्राइन एडहेशन या फाइब्रोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम, लिख लें यूट्राइन एडहेशन, यहाँ पे लिखें फाइब्रोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम, तो ये आपके पास जनाबेली एक होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। फिर आगे लिखें इसका नंबर टू पे पॉइंट जो आपके पास आशरमैन सिंड्रोम में नंबर टू पॉइंट वो देखें। तो इसमें नंबर टू पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अच्छा देखें पहले समझ लें इसको,
कहता है कि जी आशरमैन सिंड्रोम जो है ना, डीएनसी की वजह से आपके पास क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की जो बेसल लेयर है ना, एंडोमेट्रियम की ये जो बेसल लेयर है, ये आपके पास रिमूव हो जाती है। बात ठीक होगा जी। जब आप डीएनसी सफाई कर रहे होते हैं तो ये लेयर आप क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो रिजल्टेंट आपके पास फोलिफ्रेशन आपके पास ग्रो नहीं होती, ठीक है। फिर आपके पास क्या, जब आप सफाई करते हैं तो उस टाइम में आप इसको रिमूव कर देते हैं गलती डीएनसी के साथ, ठीक है। फिर आपके पास पोलिफ्रेशन ग्रो नहीं होती। ऊपर से आपके पास देखें, अब मैं एक एक बात मुझे बताएं, जब ऊपर से आपके पास जनाब अली यहाँ पे इस लेयर पे जनाब अली जितना मर्जी देखें, आपको पता ना कि एफएसएच जब आपके पास आता है फॉलिक्यूल को मैच्योर करता है और 1 डे से लेकर 5 डे तक, फिर बाद में जनाब अली एस्ट्रोजन आता है। एस्ट्रोजन इसकी आपके एक तरह से पोलिफ्रेशन करवाता है। तो ऊपर से फिर जितना मर्जी आपके पास एस्ट्रोजन आए, तो भाई मुझे एक बात बताएं, जो कि एस्ट्रोडायोल है, एस्ट्रोडायोल इसकी फॉर्म किसकी फॉर्म है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपके पास आता रहे बट आपके पास बेसल है यहाँ से एब्सेंट हो, तो भाई मुझे एक बात बताएं, क्या यहाँ पे आपके पास मेंसेस होगी, क्या आपके पास यहाँ पे शेडिंग होगी? हाँ जी बताएं ना मुझे। नहीं होगी। यहाँ पे पोलिफ्रेशन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एमनूरिया होगा। ये भी आप लोगों को एक तरह से इसकी कॉम्प्लिकेशन इसके पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। फिर सुन लें, मैंने कहा कि अगर एफएसएच आपके पास ऊपर से आ रहा है, हाइपोथैलेमस gonadotropin हार्मोन आ रहा है, एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच एलएच आ रहे हैं, एफएसएच आपके पास जनाबली डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या करता है, फोलिकल को मैच्योर करता है। बाद में एस्ट्रोजन आपके पास क्या करता है, आके जितनी मर्जी इसको भी प्रिपेयर करे। यहाँ पे भी बेसल लेयर नहीं है, बेसल लेयर नहीं है, वो आपने डीएनसी के दौरान यहाँ से रिमूव कर दिया, तो फिर क्या प्रोलिफरेशन नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी। जब ग्रो नहीं होगी तो एमनूरिया नहीं होगा, ठीक। और मेंसेस आएंगे, फिर मतलब एमनूरिया होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट यहाँ से पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, अब लिख लें यहाँ पे, इसके लिखे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के आशरमैन के जो पेशेंट्स हैं ये कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये टॉपिक आपका सेपरेट है, इसमें आप लहजा से भी डायग्राम बना सकते हैं, बाकी वो भी आपके लिए इनफ है। जब भाई मुझे एक बात बताए, क्या इनको फर्टिलिटी होगी भाई, डिक्रीज फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज फर्टिलिटी, इसमें क्या होगा, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, रिकरेंट ये हिस्ट्री आपको मिलेगी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास जनाब अली, इसमें अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, ऐसी है। अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग आपके पास टॉपिक भी है, डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। पेल्विक इनको फीमेल को जनाब अली क्या होगी, पेन होगी, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। तो अबनॉर्मल अच्छा एबीयू का मतलब क्या है, अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो ये तो वैसे भी डिटेल में आपके पास जो है ना वो टॉपिक है। तो ये है जी, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। नंबर 3 पे लिखें, नंबर 3 पे जो आपके पास पॉइंट है वो लिखें, इसमें आशरमैन सिंड्रोम के अंदर आप लोग लिखें इसकी एसोसिएशन। तो यार एसोसिएशन मुझे आप बताएंगे जी, डॉक्टर सामा इसकी एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन ऑफ आशरमैन सिंड्रोम, आशरमैन सिंड्रोम। तो भाई आशरमैन सिंड्रोम किसके बाद हो सकता है, इसकी आपके पास एसोसिएशन क्या है, डीएनसी है ना, डीएनसी, वेरी गुड, डी एंड सी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। डायलेशन एंड क्यूरिटच ऑफ इंट्रायूट्राइन कैविटी, ऑफ इंट्रायूट्राइन कैविटी। तो ये सारे के सारे आपको जो है ना पॉइंट इसके पता होने चाहिए। तो इसका देखें, पता है इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात करें, नंबर 4 पे लिखें जरा, इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा इसका, अच्छा ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस दोनों इकट्ठे, भाई ट्रीटमेंट भी इसका वही है और डायग्नोस भी इसका वही है, टॉपिक आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। आप करते हैं इसमें हिस्ट्रोस्कोपी, क्या करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी। और या फिर इसका दूसरा नाम है, आप करते हैं जनाबेली इसमें एंडोस्कोपी फॉर यूट्रस, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी फॉर यूट्रस। तो ये तो आप लोगों को पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये जो एंडोस्कोपी फॉर द यूट्रस या हिस्ट्रोस्कोपी है ना, ये ट्रीटमेंट भी है हैशरमैन सिंड्रोम का, और ये इसके लिए डायग्नोस भी है, ठीक है। आप देखते भी हैं और आप वहां पे उसको क्यूरी टच भी कर देते हैं, ठीक हो गया जी। आप वहां पे नेक्रोसिस, आप मतलब कि स्कार टिश्यू देखते भी हैं, आप उनको वहां पे क्यूरी टच भी कर देते हैं। ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपके पास देखें, ये तो ये है जी, दिस इज ऑल अबाउट हैशरमैन सिंड्रोम फ्रॉम द बेसिक साइंस।
ये मैंने आपको बेसिक, आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ कहाँ पे, क्लिनिकल साइंस, इसमें ऑब्स्टेट्रिकल इटियोलॉजी फॉर सेकेंडरी एमनोरिया की नंबर 2 पे आपने स्टार्ट किया हुआ है। हाशरमैन सिंड्रोम में एक बात आपने कर ली है। अब इसमें नंबर 2 पे जो आप लिखेंगे ना इटियोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिकल इटियोलॉजी में जो नंबर 2 पे आप इटियोलॉजी लिखेंगे वो आप लिखें सर्वाइकल स्टेनोसिस, या फिर यूट्रस के हिसाब से आप लिख लें सर्वाइकल सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल स्टेनोसिस। अगर भाई मुझे एक बात बताएं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर किसी फीमेल की ये जो सर्वाइकल है, पता है ये ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी आपके पास ये ओपन होती है, जो सर्वाइकल है ना, जो सर्विक्स है, ये ओपन होती है अप टू 10 सेंटीमीटर, कितने, अप टू 10 सेंटीमीटर ड्यूरिंग डिलीवरी सर्विक्स ओपन अप टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब ड्यू टू एनी रीजन अगर यहाँ पे जनाब इसकी स्टेनोसिस हो जाती है, तो मुझे एक बात बताएं, सर्वाइकल की स्टेनोसिस ऊपर से अगर जितनी मर्जी शेडिंग होती रहे, ऊपर से नेट्रोट्रॉफी भी, हाइपोथैलेमस भी ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी भी ठीक है, एस्ट्रोजन भी आ रहा है, इसके लेयर्स भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास जनाब क्या हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है, तो क्या मेंसेस होंगे? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, क्या मेंसेस होंगे? नहीं ना होंगे। तो भाई ये भी आपके पास एक तरह से फिर क्या आपके पास क्या है, इटियोलॉजी है, तो ये भी यूट्रस में आ जाती है। तो इस सर्वाइकल सर्वाइकल स्टेनोसिस, नर्विंग ऑफ द सर्विक्स ओपनिंग इज कॉल्ड सर्वाइकल स्टेनोसिस, ठीक है। स्टेनोसिस का मतलब क्या आता है, नर्विंग है ना, तो नर्विंग हो जाना, देन नॉर्मल, नॉर्मल से इसका क्या हो जाना, नर्विंग हो जाना। ये आपको पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, ये तो आपने पढ़ी यूट्रस के हिसाब से, ये आपने पढ़ी जनाब अली किसके, ऑब्स्टेट्रिकल इटियोलॉजी के हिसाब से। अब यहाँ पे ना नंबर 3 पे जो आप करने जा रहे हैं ना भाई, आप लोगों ने पॉइंट्स के साथ इसकी इटियोलॉजी को करना है। तो जो नंबर 3 पे है ना, वो आप लोग लिख सकते हैं एंडोक्राइन इटियोलॉजी, आप लिख सकते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लिख सकते हैं, या एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं आप लोग, एंडोक्राइन इटियोलॉजी भी लिख सकते हैं। एंडोक्राइन इटियोलॉजी में आपके पास जो इटियोलॉजीज आ जाती है ना, वो कौन कौन सी हैं? देखें जी, इसमें हम अभी कंप्लीट बात कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपके पास होगी इधर ही। एक आपके पास जो है ना, देखें इसमें पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे, थायराइड ग्लैंड लिखें जी, नंबर 1, नंबर 1 लिखें थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। यार ये थायराइड ग्लैंड के दो ही मसले आपके पास हैं। देखें आपने पढ़ा था हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, ऐसे ही है ना। और थायराइड ग्लैंड की जो इटियोलॉजी है, इसमें आप लोग लिखेंगे हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म कैन लीड टू सेकेंडरी एमेनोरिया। देखें इसकी एक बात यूं है ना, एक छोटा सा पॉइंट देख लें आपने, जिस तरह के रिकॉल कर लें, ये रिकॉल पॉइंट है हाइपोथैलेमस, आपके पास जनाबेली हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से आप लोगों को पता है कि जनाबेली थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आपके पास आया। अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जनाबेली क्या करता है, हाँ जी, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आपके पास जनाबे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये आपके पास जनाबेली कहाँ पे आता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड से आपके पास क्या रिलीज होता है, मुझे बताएं ना प्लीज, थायराइड ग्लैंड से आपके पास क्या रिलीज होता है, T3 एंड T4। और जनाबे अली याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर तो ये T3 और T4 का लेवल ज्यादा होता है तो इसको आप कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर तो T3 एंड T4 का लेवल कम होता है, इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो भाई इसमें फिर आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास T3 का लेवल, T3 एंड T4 का लेवल जो है आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। ये बात आपको समझ आ गई। अब जब T3 एंड T4 का लेवल ज्यादा कम होगा, तो मुझे एक बात बताएं, यहाँ से एक फीडबैक, जब यहाँ पे ये कम होगा, तो मुझे एक बात बताएं जनाबे अली, जब ये कम होगा तो यहाँ से एक फीडबैक जाएगा किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को फीडबैक ये जाएगा कि भाई यहाँ पे T3 T4 नहीं, आप क्या कर रहे हैं कि T4 नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप काम करें। जब वो काम करेगा, वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन देगा। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे ये आपके पास क्या होगी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी आपके पास जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। याद रखिए, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका इफेक्ट होता है कहाँ पे, आपके पास प्रोलैक्टिन हार्मोन पे, हैविंग इफेक्ट, हैविंग इफेक्ट
इसका जनाब अली फिर इफेक्ट होता है किस पे, हैविंग इफेक्ट ऑन प्रोलैक्टिन। भाई ये प्रोलैक्टिन की सक्रीशन को आपके पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जब ये प्रोलैक्टिन की सक्रीशन इंक्रीज करेगा, मुझे एक बात बताएं, हैविंग इफेक्ट ऑन प्रोलैक्टिन लीड टू प्रोलैक्टिन इंक्रीज द सक्रीशन ऑफ द प्रोलैक्टिन। जब प्रोलैक्टिन की सक्रीशन इंक्रीज होगी तो प्रोलैक्टिन इज वन ऑफ द इनहिबिटरी फैक्टर फॉर द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये बात आप जानते हैं ना, इनहिबिट टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन इनहिबिट टू, हाँ जी, इनहिबिट टू गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये इसको इनहिबिट कर देता है। जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट होगा तो मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पास एफएसएच और एलएच आपके पास आएगा, एफएसएच एंड एलएच आपके पास आएगा? नो, नहीं। तो जब एफएसएच नहीं आएगा तो क्या भाई मेंसेस होंगे? नहीं होंगे। तो भाई ये भी एक आपके पास कंडीशन है। ऐसी फीमेल्स जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो उनमें भी आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये आपने हिस्ट्री जरूर लेनी होती है, ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है? बताएं प्लीज, को मैंने यहाँ पे दे दिया। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर, हाँ जी, सेकेंडरी कैन लीड टू द सेकेंडरी एमेनोरिया। तो ये भी आपके पास पॉइंट क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। अच्छा जी, अब पता है इन फीमेल को ना एक तो T3 T4 का लेवल इनमें कम होगा। इसकी बला क्या होगी, देखें मेरी बात सुने। एक तो इनका हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होंगे सारे, ऑल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म। और दूसरा इन फीमेल को इंक्रीज प्रोलैक्टिन की वजह से गैलेक्टूरिया भी होगा और लॉस ऑफ लिबिडो भी होगी। क्योंकि जिन फीमेल को देखें, जिन फीमेल्स में आपके पास है प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा होता है ना, उनको तीन तीन क्राइटेरिया याद रखना है। एक तो उनको एमनोरिया होता है, देखें इसको हम कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टीमिया, हाइपर प्रोलैक्टीमिया। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टीनिमिया। देखिए हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का जब भी पॉइंट आ जाए ना, इसका एक ही ट्राइएड आपने याद रखना है, छोटा सा ट्राइएड याद रखें। एक तो एमनोरिया होगा, इसमें क्या होगा, एमनोरिया एक तो होगा। दूसरा इसमें लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो होगी। सेक्सुअल डिजायर्स इनमें कम हो जाएंगे, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स, यस थैंक यू। तो आपका थर्ड नंबर पे क्या होगा, ग्लैक्टूरिया होगा, ग्लैक्टूरिया, ठीक है। ग्लैक्टूरिया में, ग्लैक्टूरिया का मतलब है एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, एक्सेसिव एक्सेसिव डिस्चार्ज डिस्चार्ज फ्रॉम excessive discharge of milk from breast। तो ये इसका मतलब, ये आपके पास ये ट्राइड जब भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ये साइड बाय साइड आपने लिखना है। ये एंडोक्राइन प्रॉब्लम में जो नंबर 1 आपने प्रॉब्लम लिखी है ना, नंबर 1 प्रॉब्लम वो आपने लिखी है थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड। आगे इसकी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी और भी एंडोक्राइन में लिखनी है आपने। अभी आपने नंबर 1 पे लिखी है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए आपने ये पहले समझा, फिर आपने जनाब अली इस चीज को समझ लिया, प्रोलैक्टिन। तो अब ये सुन लें, देखें हाइपोथैलेमस, वहां से TRH आया, TRH क्या करता है, TSH आपको रिलीज करता है, वो थायराइड ग्लैंड पे जाके T3 T4 का लेवल इंक्रीज करेगा। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है उसको बार बार फीडबैक जाएगा कहाँ पे, हाइपोथैलेमस, वो TRH को रिलीज करेगा, TSH करेगा। TS का इफेक्ट होता है किस पे, प्रोलैक्टिन हार्मोन पे, वो इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज होगा आपके पास प्रोलैक्टिन में, और ये इंक्रीज प्रोलैक्टिन आपके पास कहाँ पे इफेक्ट करेगा, ये भाई ब्रेस्ट पे इफेक्ट करता है ना। ये तो आप लोग जानते हैं यार अच्छे तरीके से कि ये जो आपके पास इफेक्ट करेगा, ये कहाँ पे इफेक्ट करेगा, ये जनाब अली ब्रेस्ट पे करेगा ना इफेक्ट। तो ये जाता है ब्रेस्ट पे जाके क्या करता है, जो वहां पे जनाब अली ग्लैक्टूरिया करवाता है, लॉस ऑफ लिबिडो होती है, एमेनोरिया होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है। तो ये है जी हाइपोथायरॉयडिज्म के रिलेटेड। अब आप लोग लिखेंगे आगे नंबर 2 पे जो पॉइंट आपने लिखना है, नंबर 2 पॉइंट आप लोग लिख लें, पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड एक आधा पॉइंट लिखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी सॉरी, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लें जरा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले आपने थायराइड ग्लैंड की बात की, अब आपने पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर किसी को जनाब अली हो जाता है, हाँ जी, एडिनोमा,
तो लिख लें एडिनोमा ऑफ anterior pituitary gland, एडिनोमा ऑफ anterior pituitary gland, तो मुझे एक बात बताएं, अगर किसी को एडिनोमा मतलब क्या के नियोप्लाज्म आपकी बुक में लिखा हुआ है, जनाब नियोप्लाज्म, बुक में क्या लिखा हुआ है, नियोप्लाज्म। तो अगर किसी को ये आपके पास एडिनोमा हो जाता है किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, मुझे आप बताएंगे भाई इस एडिनोमा की वजह से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि प्रोलैक्टिन सक्रीटिन आपके पास होगी कि नहीं होगी, मुझे ये बताइएगा। हाँ जी, प्रोलैक्टिन सक्रीटिन होगी कि नहीं होगी, ये मुझे बता दें, आप होगी ना। तो लीड टू प्रोलैक्टिन सक्रीटिंग, प्रोलैक्टिन सक्रीटिंग, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन आपके पास ज्यादा से ज्यादा सक्रीट हो। भाई जब प्रोलैक्टिन सक्रीट होगा, बात वही आ जाती है कि ये इंक्रीज प्रोलैक्टिन अफेक्ट ऑन, हाँ जी, ऑन ब्रेस्ट, ठीक है, एंड गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा जी, यहाँ ब्रेस्ट पे क्या करेगा और इसको क्या करेगा, ब्रेस्ट पे इंक्रीज ग्लैक्टूरिया, और यहाँ पे क्या करेगा, इनहिबिट, इस पे इसको क्या कर देगा, इनहिबिट टू गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। जब इसको इनहिबिट करेगा तो मुझे एक बात बताएं, क्या FSH LH आएंगे, भाई FS एंड LH आपके पास नहीं आएंगे, तो ये भी आपके पास पॉइंट क्लियर है। तो क्या मेंसेस आएंगे, नहीं आएंगे, ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। भाई एक तरह से ये आपके पास कंडीशन कौन सी है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। और पता है मैंने एक बात बताई थी, नोट कर लें इसका, इसको आप कहते हैं साइड बाय साइड ये भी लिख लीजिएगा, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। और हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया का जो आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ वे है वो क्या है, ये MCQs है भाई, ये MCQs है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका MCQ है डोपामिन देखें, इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपके पास है डोपामिन एगोनिस्ट, सॉरी, इसको डोपामिन एगोनिस्ट। और डोपामिन एगोनिस्ट की जो एक ड्रग आप लोगों को पता है, अगर डॉक्टर अदनान है तो भाई आपके पास क्या, ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक हो गया जी। तो ये MCQs भी आता है इसके रिलेटेड, तो ये भी आपको पॉइंट पता होने। देखें, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट अगर आप करते हैं ना, तो आप डोपामिन, अगर किसी को डोपामिन देखें, अगर आप किसी को डोपामिन ब्लॉकर दे दें तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन आपके पास जनाब अली क्या होगा, इंक्रीज, हाँ जी। अगर किसी को डोपामिन ब्लॉकर आप दे दें गलती से, देखें जनाब अली, अगर किसी को आपने दिया डोपामिन एंटागोनिस्ट, मतलब आपने डोपामिन ब्लॉकर दिए, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, ये जनाब उसकी वजह से आपके पास प्रोलैक्टिन कम होगा कि ज्यादा, मुझे ये तो बताएं जरा। लीड टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन, भाई प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा ही होगा ना, प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा। तो जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा, इसको आप हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के फीचर्स आप लोगों को मैंने ऊपर भी बता दिए, मैंने इधर भी आप लोगों को वैसे थोड़ा सा बता दें कि भाई इसमें ग्लैक्टूरिया होगा, साइड बाय साइड इसमें इस बंदे को जनाब लॉस ऑफ लिबिडो भी होगी, लॉस ऑफ लिबिडो होगा इस बंदे को जनाबली, इसकी वजह से फिर क्या होगा, एमेनोरिया होगा, सेकेंडरी एमेनोरिया इस बंदे को होगा, ठीक है जी। ये आप पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट मैंने ऊपर भी बता दिए, यहाँ पे भी बता दिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और जो आपके पास डोपामीन ब्लॉकर है ना, डोपामीन ब्लॉकर पता है कौन से हैं, जिस तरह के आपके एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एंटी साइकोटिक
ड्रग्स, डोपामिन ब्लॉकर्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास आ गया। देखें नेक्स्ट प्लीज। हाँ यार ये क्लियर हो गया आपके पास। नंबर 1 आपने पॉइंट किया अभी पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। नंबर 2 पे आप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए ना, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है शिहान सिंड्रोम। वो आपके पास क्या है जी? शिहान शिहान सिंड्रोम। और शिहान सिंड्रोम का जो दूसरा नाम है, आप लोगों ने ये पढ़ा था कहाँ पे? एंडोक्राइन के अंदर आपने बात की थी। इसका जो दूसरा नाम है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है। सेकंड नेम इसका क्या है? सेकंड नेम इसका है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, इसके अंदर सारे के सारे बेसलाइन जो हार्मोन है वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब पैन का मतलब होल। तो ये भी इसमें आप लोगों ने जो है ना याद रखना है, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अच्छा जी। अब बेसिकली ना इसके अंदर आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये जो ये जो शिहान सिंड्रोम है ना, इसके रिलेटेड थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी है। एक नोट कर लें, एक नोट लिख लें प्लीज, फिर ही आपको ये समझ आना है। एक्सेसिव ब्लड लॉस अगर किसी का होता है, देखें एक्सेसिव, ये लिख लीजिएगा प्लीज। इसके लिए लिखना है, शिहान सिंड्रोम के लिए ये नोट है, एक्सेसिव ब्लड लॉस। अगर किसी का एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग या फिर आफ्टर, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसी तरह आना है आपको केस के अंदर। डिलीवरी ऑफ अ बेबी, डिलीवरी ऑफ अ बेबी, एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग या फिर आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। अगर ये ब्लड लॉस हो जाता है तो उस ब्लड लॉस होने की वजह से कुछ इफेक्ट यूं आता है कि जनाबे अली ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग लिखें लीड टू अफेक्ट, लीड टू इफेक्ट इफेक्ट एट ऑन फंक्शन ऑफ, ऑन फंक्शन ऑफ anterior pituitary, anterior pituitary gland, anterior pituitary gland। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कुछ यूं आता है जब ब्लड लॉस होता है, तो इसमें इफेक्ट कुछ यूं आता है कि हाइपोपिट्यूटरिज्म मतलब कि हो जाता है, लीड टू anterior lead to effect on the function of the anterior anterior pituitary gland, resultant lead to hypo hypopituitarism, hypopituitarism इन मदर, मदर में ये मतलब मैटरनल जो है, ठीक है, उसमें ये करवाता है जिसको आप कहते हैं नॉन एज शिहान सिंड्रोम। अब मैं ना पहले आपसे कुछ बातें पूछूंगा, फिर मुझे आप लोगों ने आप प्लीज बताना है। ठीक है, आप लोग जनरल पैथोलॉजी से भी जानते हैं, इधर से या मुझे एक बात बताएं, जब एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा ड्यूरिंग या फिर आफ्टर डिलीवरी, मतलब एक तरह से आप इसको कह लें कि पीपीएच कह लें। ठीक है, पीपीएच देखे ना, जब आपके पास मतलब के 1000 ml ब्लड लॉस होता है, इसमें या 500 ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन में अगर मोर देन 1000 होता है, तो आप लोग बात करते हैं पीपीएच की, पोस्टमार्टम हेमरेज की बात करते हैं। मुझे एक बात बताएं, इसकी वजह से जब आपके पास ब्लड लॉस होगा, तो ब्लड लॉस होने की वजह से मुझे ये बताइएगा कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स हैं उनको अस्कीमिया होगा,
उनको हाइपोक्सिया होगा। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं उनको इस्कीमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, तो उनकी क्या होगी, नेक्रोसिस होगी ना, उन सेल्स की डैमेजिंग होगी ना, वो सेल डेथ होंगे, तो उसकी वजह से वो अपना काम करना छोड़ देंगे। जब वो काम करना छोड़ देंगे तो वो सारे के सारे जो हार्मोन है उनको रिलीज करना ही छोड़ देंगे। मेरी बात समझ गए? उनको जो वो स्टोर करके आगे भेजे वो नहीं भेजेंगे। तो ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज ब्लड सप्लाई to anterior pituitary gland gland decrease blood supply to anterior pituitary gland lead to ischemia। इनको क्या होगा, ischemia होगा और hypoxia होगा। ischemia और hypoxia, और इन दोनों की वजह से, ischemia और hypoxia की वजह से क्या होगा, causing pituitary cell damaging, causing pituitary, हाँ जी, pituitary cell डैमेजिंग। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पिट्यूटरी सेल की जब डैमेजिंग होगी, डिक्रीज और हार्मोन हार्मोन रिलीज, यहाँ से हार्मोन रिलीज आपके पास कम होंगे। ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ से, इसको कहते हैं शहान सिंड्रोम। अब इसकी आप लोग ना लिखें जी, इसका पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है इसको, ठीक है, इनमें। और पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस ड्यू टू, इसमें क्या होता है, आप लोग लिख लें, एक छोटी सी बात कर देते हैं आपके यहाँ पे लिख लीजिएगा कि आप लोग लिखें पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस, नेक्रोसिस ड्यू टू, हाँ जी, ड्यू टू पीपीएच, पीपीएच सिंपल मैंने आपको ये बता दिया। बाकी इधर मैंने नोट में लिखवा दिया सारा कि क्यों होता है, क्या क्या हिसाब किताब है, ये आप लोगों को पॉइंट पता चल। देखिए एक और नोट लिखें, आप लोगों को ना ये भी पता होना चाहिए, एक और भी नोट लिखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेमरेज अगर आपके पास हो जाती है जनाब अली, हेमरेज किसको कहते हैं, ब्लीडिंग को कहते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है। अगर हेमरेज हो जाती है ड्यू टू आरटीए, हेमरेज, हेमरेज ड्यू टू सॉरी, हेमरेज ड्यू टू आरटीए, अगर आरटीए की वजह से जनाब अली क्या हो जाती है, हेमरेज हो जाती है, या फिर आपके पास गन शॉट की वजह से हेमरेज हो जाती है, या फिर आपके पास वेसल ब्लीड वैसी करती हैं, ठीक है। डिक्रीज प्लेटलेट की वजह से अगर आपके पास जनाबी हो जाती है, आपके पास एयोटिक एनोरिज्म को रैप्चर हो जाता है, ठीक है, एयोटिक, एयोटिक एनोरिज्म अगर आपके पास जनाब अली क्या हो जाता है जी, रैप्चर हो जाता है, या फिर आपके पास स्प्लीनिक रैप्चर होती है, क्या होता है, स्प्लीनिक रैप्चर। तो मुझे एक बात बताएं, इन सब में आपके पास ये जो सारी की सारी कंडीशंस हैं, आप मुझे एक बात बताएं, इन सब में आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए, जब हेमरेज होगी, इन ऑल सिचुएशन फर्स्ट ऑर्गन डैमेज नोन एज रीनल किडनीज, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लें, इन ऑल सिचुएशंस या कंडीशंस, कंडीशंस फर्स्ट ऑर्गन डैमेज, फर्स्ट ऑर्गन डैमेज, जो सबसे पहले ऑर्गन डैमेज होगा ना, वो आपके पास नॉन एज किडनीज। भाई किडनीज देखें, वैसे ना यही आपको पॉइंट यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट करना, अगर किसी का वैसे हेमरेज होती है तो सबसे ये किडनी आपके पास इफेक्ट होती है, लेकिन अगर किसी की डिलीवरी के दौरान जनाब वाली ब्लीडिंग आपके पास पीपीएच में, पीपीएच के अंदर जो आपके पास मोर चांसेस होते हैं डैमेज के, वो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो बट ये लिख लें, बट नॉट इन पीपीएच, नॉट इन पीपीएच, पीपीएच के अंदर ये किडनी आपके पास नहीं होती। ये लिख लें कि इन पीपीएच, इन पीपीएच मोर चांस, मोर चांस मोर चांस डैमेज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज इसमें, ये आपको पॉइंट समझ आया। अब इसके लिखें रीजन, इसकी जो रीजन है ना वो लिख लें जरा प्लीज। इसकी रीजन है आपके पास फिजियोलॉजिकली, लिख लें प्लीज, फिजियोलॉजिकली,
फिजियोलॉजिकली पिट्यूटरी ग्लैंड फिजियोलॉजिकली पिट्यूटरी ग्लैंड डबल इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। भाई जब वो साइज में डबल होगी तो उसको फिर ब्लड भी उस हिसाब से चाहिए ना, क्या ख्याल है? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्लड देखें, जैसे ही प्रेगनेंसी में जैसे ब्लड प्रेशर आपका प्रेगनेंसी में ड्रॉप करता है ना, तो या फिर पीपीएच होता है, तो सबसे पहले जो ऑर्गन डैमेज इफेक्ट होगा वो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। ये रीजन है इसकी, और ये आप लोगों को पॉइंट यहाँ से पता होना चाहिए। क्लियर है? लिखिए जी, नंबर 4 पे आप लोग हेडिंग दे दें। अब नंबर 4 पे जो आप लोग लिखने जा रहे हैं इटियोलॉजी, वो आपके पास क्या है? वो आप लिखेंगे सोशल फैक्टर्स या एक्टिविटीज। सोशल फैक्टर्स या फिर एक्टिविटीज। अब इसमें आपके पास देखें, यही पॉइंट आपने पहले भी किए थे। मैंने आप लोगों को जब प्राइमरी एमेनोरिया करवाया था उस टाइम भी आप लोगों ने ये पॉइंट किए थे। इसमें आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं? और आप लोगों को पता है कि ये जो बुक में दिया हुआ है ना, इन्होंने दिया हुआ है हाइपोथैलेमस के साथ। बुक में इसको दिया हुआ है हाइपोथैलेमस के साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, क्योंकि इसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है इन फैक्टर्स का, इसलिए इन्होंने हाइपोथैलेमस के साथ दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, अगर एक फीमेल है, वो जनाब अली बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, इधर वो किसी भी किस्म की स्ट्रेस हो, एक्सेसिव जनाब अली क्या करती है? एक्सरसाइज है उसकी, एक्सेसिव एक्सरसाइज है। एक्सेसिव एक्सरसाइज से मुराद क्या है? वो स्पोर्ट्स लेडी हो सकती है, वो मतलब के जनाब अली रनर हो सकती है, ठीक है, इस तरह रनिंग में हिस्सा लेना, ठीक है। मैराथन रनर्स की एक तरह से बात करते होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ आपके पास आ जाता है पॉइंट के लो बीएमआई। अगर एक लो फीमेल है, वो अपना उसका लो बॉडी मास इंडेक्स उसका बहुत कम है, या फिर जनाब अंडर वेट, या फिर वेट लॉस कर रही है, अपना वेट लॉस वो कर रही है, ठीक है। अब वेट लॉस जनाब अली कर रही है बाय, हाँ जी, वेट लॉस ड्यू टू हाँ जी, ड्यू टू एनोरेक्सिया, या फिर बाय एनोरेक्सिया नर्वोजा। एनोरेक्सिया नर्वोजा मैंने आप लोगों को बात बताई है कि एक साइकेट्रिक इलनेस है। इसमें फीमेल्स अपने आप को डाइटिंग पे रखती हैं, ठीक है, तो ताकि वो मतलब कि वीक रहें। साइकेट्रिक लिख लें प्लीज, साइकेट्रिक साइकेट्रिक एक क्या जी? इलनेस है, डिसऑर्डर है एक, साइकेट्रिक डिसऑर्डर आप लोग बात करेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोजा ये मतलब कि खाती नहीं है, हालांकि जो गलत है ये चीज। अच्छा जी, अब इन सब की वजह से ना, ये सब की वजह से आपको पता है कि डिक्रीज एडिपोज टिश्यूज, डिक्रीज द फैट। अब इनके कम होने की वजह से लेप्टिन इज अ स्टाइटी हार्मोन, खाने पीने का कुछ नहीं करता, वही आपके पास इफेक्ट जाता है हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमिक पे इफेक्ट कुछ यूं जाता है जिसकी वजह से एमेनोरिया हो जाता है। तो इसकी वजह से लीड टू अच्छा जी, तो इसमें आप ये देखिएगा कि स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज और लो बीएमआई, इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास लीड टू हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। अच्छा, यही कंडीशन आप लोगों ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेशन में भी की थी, आप लोगों को याद होगा, और इसी को आप लोग कहते हैं फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसकी रीजन क्या होती है कि इसमें आपके पास जो है ना हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन होता है। क्या होता है रीजन? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी रीजन क्या है, मैंने आपको 2 से 3 टाइम इसके रिलेटिव मैंने आपको बता दिया कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन होता है। रीजन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन की वजह से, पिट्यूटरी
हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन की वजह से ये आपके पास मतलब क्या होता है। ठीक होगा जी, ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। देखें, जब अच्छा एक पॉइंट है आपके पास, 2 पॉइंट मैंने आपको बल्कि बताए हुए थे कि हाइपोगोनेडोट्रोपिक जिसमें डिक्रीज एफएसएच एंड एलएच हो जाता है, और हाइपोगोनेडिज्म जिसमें आपके पास डिक्रीज एस्ट्रोडायो मतलब एंड्रोजन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एस्ट्राडायोल, तो ये आप लोगों को मैंने पॉइंट इसका बता दिया। अच्छा, ये एक आपके पास है जी काज हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से एक फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया जिसमें आपके पास जनाबेरी न्यूट्रिशन भी आ जाती है। इधर वही बात आ गई, एनोरेक्सिया की बुक में लिखी है, न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, या फिर कुछ सिस्टेमिक इलनेस, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के रिलेटेड भी इसमें आपके पास है लिखा हुआ है, ये भी आपको पता होना। अच्छा, इसमें लिखे नंबर 5 पे, नंबर 5 पे आप लोग लिखें इटियोलॉजी के हिसाब से आप लोग लिखेंगे गायनाकोलॉजिकल सर्जरीज या ऑपरेशन। गायनाकोलॉजिकल गायनाकोलॉजिकल सर्जरीज, गायनाकोलॉजिकल सर्जरीज, या फिर आपके पास क्या आ जाते हैं जी, ऑपरेशंस। तो